बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम सोहन और दूसरे का नाम मनोहर था। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। सोहन बहुत ही मेहनती किसान था, जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाया करता था और अपने खेतों का काम बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करता था। दूसरी ओर मनोहर बहुत ही आलसी था, जो अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। सुमन, मैं खेतों पर जा रहा हूं, तो तुम मेरा खाना बांध दो। मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। अजी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। ये लीजिए आपका खाना। समय निकालकर जरूर खाना खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ाऊंगी। आप बस अपना काम जल्दी से निपटाकर घर आ जाना। अजी, सुनते हो? खेतों पे नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर चढ़ा आया है। उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और आप अभी तक सो रहे हो। आपके आलसीपन की भी हद है। क्या हो गया भाग्यवान? तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ गया है और आप बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे हो। खेतों पे नहीं जाना है क्या? अरे अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा। चला जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है भला? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए। इतना आलस करना ठीक नहीं है। इस आलसीपन के कारण आप एक दिन बहुत पछताओगे। अच्छा ठीक है ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी नहा धोकर आ जाएं। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारी ही फसल देर से आती है, वो भी सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो। सुबह से सुनाई जा रही हो। चला जाऊंगा। जा रहा हूं नहाने। यह खाने में सिर्फ दाल चावल ही है। कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी, सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे घर में लाकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी, उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं घर में, जिसमें ये दाल चावल ही खाने को मिलेगी आपको। अगर आपको सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाए। इसको बोलने से तो अच्छा होता कि मैं ये दाल चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब मैं खेतों पर जा रहा हूं। अरे मुरली भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ मनोहर भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है। उसे भी आज ही जोत दूंगा, ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। ठीक है बाय। मैं भी चलता हूं। कुछ काम मैं भी कर लूं। कितनी कड़ी धूप है। इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूं, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर आराम से खेत जोत लूंगा। मनोहर आराम से सो जाता है। मनोहर को सोते सोते दोपहर हो जाती हैं और तभी उसकी बीवी मनोहर के लिए खाना लेकर आ जाती हैं और उसे सोता देख आग बबूला हो जाती हैं। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं? इसके आलसीपन से तो मैं परेशान हो गई हूं। सुन रहे हो? हाँ हाँ भाग्यवान, तुम यहाँ? हाँ, मैंने सोचा मेरा पति सोते सोते काफी थक गया होगा और उसे भूख लग गई होगी, तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई। अरे ऐसा कुछ नहीं है। बस अभी ही थोड़ा आराम करने बैठा था तो आंख लग गई। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो, अब खाना खा लो। दूसरी तरफ मुरली भी काम करते करते थक जाता है और बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो थोड़ी पेट पूजा कर लेता हूं, फिर दोबारा से काम करूंगा। मुरली खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और मुरली भागते हुए जाकर देखता है तो एक साधु वहां पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। मुरली ने साधु बाबा के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर उन्हें कहीं होश आया। साधु बाबा, अब आप ठीक हो? हाँ बेटा, अब मेरी तबीयत कुछ ठीक है।
बहुत दिनों से भूखा और प्यासा हूं और तेज गर्मी भी है। इसी कारण मुझे चक्कर आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। साधु बाबा, मैं अभी खाना खाने ही जा रहा था। ज्यादा कुछ तो मेरे खाने में नहीं है, बस रोटी सब्जी है। आप खा लीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। मुरली को साधु से बात करते मनोहर की पत्नी देख लेती है। ये मुरली भाई के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं। चलो चलकर देखते हैं। दोनों पति पत्नी मुरली के पास पहुंचते हैं। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। चलिए बाबा, खाना खा लीजिए। बेटा तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा, तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खाना खा लूंगा। आप ये खाना खा लीजिए। मनोहर की पत्नी बड़ी ही तेज दिमाग की थी। मुरली को अपना खाना साधु को देते देख वो भी तुरंत बोली, बाबा, मैं तो अभी पकाकर गरम गरम खाना लाई हूं। ज्यादा कुछ तो नहीं, बस दाल चावल है, वो भी आप खा लीजिए। दोनों अपना अपना खाना साधु बाबा को खिला देते हैं। मेरी भूख मिटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो हमें सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूं। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन बीजों को मुरली और मनोहर को देते हैं। बेटा ये लो। महाराज, ये किस चीज के बीज है? क्या ये किसी फसल के बीज है? बेटा ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो देना। ये बीज तुम्हें वही देंगे जिस फसल को तुम बोना चाहते हो। और ध्यान रखना बेटा, इन बीजों को तुम बहुत प्यार और मेहनत के साथ उगाना। हम आपके इस भेंट के लिए बहुत आभारी हैं साधु महाराज। मैं इन बीजों की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा, इन्हें रोज पानी दूंगा। आलसी मनोहर को मेहनत वाली बात अच्छी नहीं लगती और वो बाबा से बोलता है, मगर साधु बाबा, अगर ये बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जादू उसी पर काम करता है जो उसकी कदर करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी ये फल देंगे। जी साधु महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन बीजों को लगाएंगे और इन्हें बड़े प्यार से सींचेंगे। ठीक है बेटा, तो अब मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद मुरली और मनोहर भी घर लौट रहे थे। तभी मुरली मनोहर से बोलता है, मनोहर, यह जादुई बीज बहुत ही अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जाकर अपने खेत में बोने वाला हूं। मगर मुरली, अगर यह बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कुछ खास असर होने वाला है। यह खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। देख रहे हो ना भैया, ये आदमी इतना आलसी कि कुछ नहीं करना चाहता। मैं तो परेशान हो गई हूं। आप ही इन्हें समझाओ, मैं घर जा रही हूं। मनोहर, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से सींचूंगा और इनकी बहुत देखभाल करूंगा। और तुम भी अच्छे से मेहनत करना। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। मुरली घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बहुत बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु महाराज के दर्शन हुए। सुमन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
वो साधु किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की बहुत सेवा करूंगा। अजी, आप अब किसी चीज का इंतजार मत करना और कुछ समय के लिए अपना आलसीपन भी त्याग कर कल सुबह खेतों पर जाकर इन बीजों को बो देना। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और इन बीजों की बहुत सेवा करेंगे, जिससे बहुत अच्छी फसल उगेगी और हम बहुत पैसे कमाएंगे। हाँ भाग्यवान, ठीक है। ये बीज कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। मैं कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को लगाऊंगा। मैं आज खेतों में ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु महाराज ने मुझे जो बीज दिया है, वो बीज मुझे खेतों में बोने हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छी तरह से देखभाल करें तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए अपना खाना, समय निकालकर खा लीजिएगा। ज्यादा देर तक भूखे मत रहिएगा। अरे, आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं? जल्दी उठिए। हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम क्यों बार बार मुझे याद दिला रही हो? आपको बोला था ना कि कुछ दिन के लिए अपना आलस त्याग दो। साधु महाराज ने जो जादुई बीज दिया है, उसे आज ही खेतों में बो दीजिए। जी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। मुरली और मनोहर दोनों अपने खेतों में बीज बो देते हैं। अजी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ सुमन, खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को अच्छे से बो दिया है और उन्हें पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। क्या आपने आज खेतों में बीज बो दिए? साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिया था, उसे अच्छे से बो दिया ना? हाँ भाग्यवान, मैंने आज खेतों में सारे बीज बो दिए। और खेतों की अच्छे से सिंचाई कर दी थी ना? नहीं, मैं खेतों में पानी नहीं दे पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि पानी देने का मौका ही नहीं मिला। कल जाकर मैं खेतों में पानी दे दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सींचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये कैसे बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो भाग्यवान, वे जादुई बीज हैं, कभी खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। साधु बाबा ने कहा है कि बीज जादुई है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। आपने देखा है ना कि मुरली भाई अपने खेतों में कितना काम करते हैं। अगर आप भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी। मुरली ने अपने खेत में बीज बो दिया और हर रोज खेत में पानी देने लगा और उनकी प्यार से देखभाल करने लगा। उसने उन बीजों को ऐसा सींचा जैसे उसके बच्चे हों। दूसरी ओर मनोहर ने भी अपना बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है, इसीलिए उन्हें इतनी देखभाल की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद मुरली के खेत में हरी भरी फूल गोभी की फसल निकल आई, जो देखने में गोल गोल मोती ताजी थी। हर फूल गोभी का आकार आम फूल गोभी के आकार से बड़ा था। उन्हें देखकर मुरली बहुत खुश हुआ। उसने घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वह दोनों फूल गोभी की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में आए। अजी, ये तो सच में बहुत अच्छी फूल गोभी की फसल आई है। इतने बड़े और इतने सुंदर फूल गोभी तो मैंने आज तक नहीं देखे। चलिए इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेचाना। दोनों पति पत्नी फूल गोभी की फसल तोड़ने लगते हैं
और देखते ही देखते उनकी टोकरी फूल गोभी से भर जाती है। जब मुरली की पत्नी फूल गोभियों की फसल की ओर देखती है तो जहाँ से उन्होंने फूल गोभी की फसल तोड़ी थी वहाँ पर नई गोभी आ जाती है। मुरली जी देखिए ये क्या हुआ। अभी हमने इन फसलों से फूल गोभी तोड़े थे, ये देखिए इनमें फिर से नए फूल गोभी आ गए। ये तो सचमुच में जादुई बीज हैं। लगता है इनकी फसलें कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ सुषमा, ये तो सच में जादुई बीज हैं। अभी तो हमने इतने सारे फूल गोभी तोड़े थे और फिर से उतने ही फूल गोभी आ गए। अजी हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब इन फूल गोभियों को बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर मनोहर के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। जब मनोहर अपने खेत में फसल देखने के लिए पहुंचा तो वह फसलों को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे ये बीज तो जादुई थे ना, तो फिर इनमें फसल क्यों नहीं आए? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने झूठ बोला कि ये जादुई बीज है, जबकि यह तो कोई साधारण बीज है। तभी मनोहर की नजर मुरली के खेतों पर जाती है। उसका खेत फूल गोभियों की फसल से लहलहा रहा था, जिसे देख मनोहर मुरली के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है वह साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था इनको प्यार और मेहनत से सिंचना होगा। मैंने हर रोज खेतों में मेहनत की, हर रोज पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया। उसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। मनोहर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? ये बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। यह सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने इन बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे भी खेतों में मुरली की तरह फूल गोभी की फसलें लहलहा रही होती। मुरली ने फूल गोभियों को बेचकर खूब लाभ कमाया। वहीं दूसरी ओर मनोहर को पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिला। एक बार की बात है, सूरजपुर नाम के गांव में रामदयाल अपनी बेटी मीरा के साथ रहता था। कई साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसने अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया, उसे बहुत प्यार से पाला और पढ़ाया लिखाया, और अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। सीता बेटा, मेरा गला सूख रहा है, जरा मुझे एक गिलास पानी तो दे। जी पिताजी, अभी लेकर आती हूँ। पिताजी, आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप दवाइयाँ क्यों नहीं लेते? बेटा, मेरी तबीयत दवाइयों से नहीं बल्कि तेरी शादी करके ठीक होगी। पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी। मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे बेटा, भला ऐसा देखा है कहीं? बेटियों को तो अपने घर जाना ही होता है, बस यही दुनिया की रीत है। चल, खाना परोस, बहुत भूख लगी है। अगले दिन रामदयाल अपने खेतों की ओर निकल जाता है कि तभी उसे रास्ते में सुखिया मिल जाता है। क्या हाल है रामदयाल? आजकल कहाँ रहते हो? मैं ठीक हूं भाई, बस घर में रहता हूं। आजकल तबीयत बहुत खराब हो रही है। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूं भाई, बस इधर उधर घूमकर
थक सा गया हूं। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं रामदयाल, तुम्हें तो पता ही है, मैं लोगों की शादियां करवाता हूं, जिसके कारण मुझे गांव में कम और शहर में ज्यादा रहना पड़ता है। सुखिया जब शादी की बात करता है तब रामदयाल का मुंह उतर जाता है। अरे भाई रामदयाल, तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? सुखिया, मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। तुम चिंता मत करो रामदयाल, मैं तुम्हारी बेटी के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है भाई, कोई लड़का नजर में हो तो जरूर बताना। इतना कहकर रामदयाल और सुखिया अपने काम की ओर निकल जाते हैं। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं और एक दिन सुखिया रामदयाल के घर आता है। मीना बेटी, रामदयाल कहाँ है? वो काका पिताजी तो बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। कि तभी रामदयाल आ जाता है। कैसे हो सुखिया? तुम कब आए? मीरा अपने काका के लिए चाय बना के ले आ। ठीक है पिताजी। हाँ तो सुखिया, बताओ कैसे आना हो? रामदयाल, मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। अपनी मीरा की शादी के लिए एक लड़के वालों ने हां कर दी है और वे यहां आकर लड़की को देखना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताओ, वो लोग हमारे घर कब आ रहे हैं? वैसे तो लड़के के घर में उसके माता पिता और एक बड़े भाई भाभी हैं, लेकिन कल तो केवल लड़के के माता पिता आ रहे हैं। अच्छा सुखिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बात कर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अच्छा रामदयाल, अब मैं निकलता हूं, मुझे बहुत काम है। अगली सुबह सुखिया लड़के वालों को लेकर रामदयाल के घर आता है। देखो रामदयाल, यह लड़के के पिता धनी राम और यह लड़के की माता कमला जी हैं, और ये इनका बेटा है, जो कि अपना खुद का व्यापार संभालता है और चरित्र का बहुत साफ है। इनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। इनके पास बहुत सी जमीन है और शहर में भी कई दुकानें ले रखी हैं। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आप लोग पहले आराम से बैठिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बेटी की शादी आपके लड़के के साथ हो गई तो वह बहुत खुश रहेगी। अच्छा रामदयाल, अब जरा मीरा बिटिया को लेकर तो आओ। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूं। अरे बेटी, तुम तैयार नहीं हुई? सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं। पिताजी, मुझे डर लग रहा है, कहीं इन्होंने दहेज की शर्त रख ली तो। बेटा, तू चिंता क्यों करती है? ये लोग अच्छे दिखते हैं। अब तू इतना मत सोच और मेरे साथ बाहर चल। आप चलिए, मैं आती हूँ। थोड़ी देर में मीरा तैयार होकर बाहर आती है। यह मेरी बेटी मीरा है। यह बहुत भोली है, पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रही है। यह खाना भी बहुत अच्छा बनाती है और मुझे विश्वास है कि ये आपके घर जाकर भी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। धनीराम और कमला मीरा को देखकर हैरान हो जाते हैं और सुखिया से गुस्से में बोलते हैं। सुखिया जी, आपने हमें जो फोटो दिखाई थी उसमें तो इस लड़की का रंग बहुत साफ था, पर असल में बात कुछ और ही है। क्या हुआ कमला जी, कोई दिक्कत है क्या? हाँ रामदयाल जी, दिक्कत तो है। आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। कमला जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? बस एक रंग की तो बात है। देखिए सुखिया जी, मोहल्ले में हमारी भी कुछ इज्जत है। अगर ये लड़की हमारे घर की बहू बनेगी तो लोग हम पर हंसेंगे। अरे कमला, तुम चुप करो। क्या कोई ऐसा बोलता है? ए जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। धनीराम कमला को लेकर घर के बाहर चला जाता है। कमला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हमारे पास इतना अच्छा मौका है और तुम इसे ऐसे ही जाने दे रही हो। ए जी, ये आप क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे देखो, ये लड़की काली है और शायद कोई इससे शादी नहीं करना चाहता, और इसका पिता मजबूर है जो कैसे भी करके इसकी शादी करवाना चाहता है। समझी? हमें इसी चीज का फायदा उठाना है। अच्छा ठाकुर साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? इससे हमारा फायदा कैसे है? देखो कमला, मैं तुम्हें समझता हूं,
अगर हम इस लड़की की शादी अपने बेटे विक्रम से करवाएं, तो हम इससे अच्छा खासा दहेज ले सकते हैं। कुछ समय बाद इसे छोड़कर हम विक्रम की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा देंगे और साथ ही साथ हमें एक मुफ्त की नौकरानी भी मिल जाएगी। अरे वाह जी, आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कुछ देर बाद धनीराम और कमला घर में वापस आकर बैठ जाते हैं। रामदयाल जी, कमला ने आपको जो कुछ भी कहा, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। सुखिया जी, हमें यह शादी मंजूर है। सुखिया और रामदयाल बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कमला जी, मैं आपको धन्यवाद कैसे दूं? धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है रामदयाल जी, बस हमारी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्त? देखिए रामदयाल जी, हमें एक गाड़ी और 3 लाख नगद चाहिए और शादी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं आपको इतना सब कैसे दूंगा? रामदयाल जी, मुझे ये सब नहीं पता। ये कोई दहेज नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी बेटी और दामाद के भविष्य के लिए है। माफ कीजिए धनीराम जी, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपको इतना सब दे सकूं। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो आप सबको बहुत खुश रखेगी, ये मेरा वादा है। ये सब हम नहीं जानते। अगर आपको मंजूर हो तो हमें बता देना। अब हम निकलते हैं। सुखिया, मैं इनको ये सब कैसे दूंगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। रामदयाल, मैं जानता हूं, पर बेटी की शादी करनी है तो यह सब करना ही पड़ेगा, वरना इतने अच्छे घर का रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। इतना कहकर सुखिया वहां से चला जाता है। पिताजी, आपको उनकी कोई शर्त मानने की जरूरत नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। पर बेटी, लड़का और परिवार अच्छा है, मुझे कहीं से भी पैसों का इंतजाम करना होगा। अगर यह रिश्ता हाथ से निकल गया तो तुमसे कौन शादी करेगा? इन्होंने कम से कम हाँ तो करी है। लेकिन पिताजी। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा पिता कुछ भी करेगा पर तुम्हारी शादी करवा के रहेगा। बेटा, आखिर ये सब कुछ तो तेरा ही है और तू खुश रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन सुबह रामदयाल अपने गांव के साहूकार से मिलने जाता है और वह अपना घर गिरवी रख देता है और वहां से कर्ज लेकर सुखिया के घर जाता है। वह सुखिया को सहमति के लिए हाँ कर देता है। सुखिया, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, तुम लड़के वालों को शादी की तैयारियों करने को बोल दो। कुछ दिन बाद वह अपनी बेटी की शादी विक्रम से करवा देता है। शादी में वह बहुत अच्छा दहेज देता है और अपनी बेटी को कोई भी चीज की कमी नहीं आने देता। सुखिया, लड़के वालों ने जो कुछ भी मांगा मैंने सब कुछ दे दिया, अब बस मेरी बेटी वहां बहुत खुश रहे। अरे रामदयाल, तुम बेटी की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, वो एक बहुत ही अच्छे परिवार में गई है, मीरा बेटी वहां बहुत खुश रहेगी। इधर मीरा भी ससुराल का बड़ा बंगला देख खुश हो जाती है, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही ओ महारानी, सूरज सर पर चढ़ चुका है और तू अभी तक अपने कमरे में ही आराम कर रही है। नहीं माँ जी, मैं अभी बाहर ही आ रही थी। कान खोलकर सुन ले, यहाँ सब लोगों को जल्दी खाना खाने की आदत है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बना दिया कर। उसके बाद घर की साफ सफाई, बर्तन, ये सब भी तुझे ही करना है। ये सब सुनकर मीरा के होश उड़ जाते हैं। लेकिन माँ जी, इतने बड़े घर की साफ सफाई में तू नहीं तो कौन करेगा? तेरे बाप ने तेरे साथ 2-4 नौकर तो नहीं भेजे? देख, बड़ी बहू को हमने कैसे रानियों की तरह रखा है, क्योंकि ये अपने साथ दहेज में बहुत पैसा और सामान लाई थी। तू तो भिखारियों की तरह आई है, तो ये सब तो करना ही होगा। और सुन, तुझको हम अपने घर की बहू बनकर ले आए, उसके लिए तू हमारा आभार मान, वरना तुझ जैसी काली लड़की से तो कोई शादी भी नहीं करता। वो तो हमें दया आ गई तेरे बाप पर, जो तेरी शादी मेरे बेटे से करवाई। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही, रसोई में जा और हमारे लिए खाना लगा। मीरा चुपचाप सास की कड़वी बातें सुन लेती है और कोई जवाब नहीं देती। दिन पर दिन मीरा के साथ गलत बर्ताव होने लगता है।
उसकी सास उसे दिन भर काम में लगाए रखती और खुद दोनों सास बहू सारा दिन आराम करती। मीरा अंदर ही अंदर घुटने लगी और वो अपने पति से भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि विक्रम भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो दिन भर गांव के गलियों में घूमता और रात को शराब पीकर घर आता और मीरा को 4 बातें सुनाता। तू कल सुबह ही अपने बाप से और पैसा मांगना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन सुबह पड़ोस के घर की सुहानी मीरा से मिलने आती है। भाभी, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि ये जालिम लोग आप पर कितना अत्याचार कर रहे हैं और आप चुपचाप सब सह रही हो, क्यों? सुहानी, ये लोग मुझे बहुत भला बुरा बोलते हैं और सारा दिन घर का काम करवाते हैं। भाभी, मैं सब कुछ जानती हूँ, तभी तो आपसे मिलने आई हूँ। भाभी, आपको अपने पिताजी के घर चले जाना चाहिए, नहीं तो ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। सुहानी, मेरे पिता ने मेरी खुशी के लिए अपना सब कुछ गिरवी रखकर मेरी शादी की, और जब उन्हें ये सब पता चलेगा कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, तो वो जीते जी मर जाएंगे। इसीलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकती। तो भाभी, आप कब तक इनकी जुल्म सहोगे? कुछ करना तो होगा आपको। हाँ सुहानी, तुम ठीक बोल रही हो। मेरे पिता ने मुझे इतना पढ़ाया है और इतना सब कुछ देकर मेरी शादी इनके घर इसलिए नहीं की कि मैं यहाँ सारा दिन इनके तने सुनूं। मुझे कुछ करना होगा। भाभी, आप चाहो तो इन लोगों की शिकायत थाने में करवा सकते हो। बस आप एक बार दहेज उत्पीड़न की शिकायत करवा दो, फिर देखना इनके अक्ल ठिकाने आ जाएंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ, वरना वो लोग मुझे आपके साथ देख और गुस्सा होंगे। भाभी, आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए होगी तो जरूर बताना। सुहानी की बातों पर मीरा बहुत देर तक सोचती रही। उसे अपने पिता के त्याग याद आते, कैसे उन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रखकर उसकी शादी की थी। उस रात मीरा ने तय कर लिया कि वह अब अन्याय सहकर चुप नहीं रहेगी, लेकिन वह कोई झगड़ा भी नहीं करेगी, बल्कि सही और कानूनी रास्ता अपनाएगी। अगली सुबह वह चुपचाप अपने कमरे में बैठकर अपने फोन से सबूत जुटाने लगी। सास की अपमान भरी बातें, दहेज की मांग, विक्रम का शराब पीकर गाली देना, घर में किया जाने वाला अत्याचार, इन सब की रिकॉर्डिंग और फोटो उसने अपने पास सुरक्षित रख ली। फिर एक दिन जब सास ने उसे फिर दहेज के लिए ताने मारे, मीरा ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, आज मैं पुलिस महिला हेल्पलाइन और महिला आयोग में शिकायत दर्ज करने जा रही हूँ। दहेज लेना अपराध है और मैं किसी अपराधी परिवार का साथ नहीं दूंगी। यह सुनकर पूरा घर हक्का बक्का रह गया। कमला और धनीराम के चेहरे का रंग उड़ गया। धनीराम चिल्लाया, ए लड़की, तू हमें धमकी दे रही है? नहीं, मैं बस अपने हक की बात कर रही हूँ। जो गलत किया है उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। पिताजी, मैं अभी इसको सबक सिखाता हूँ। बहुत ज्यादा जुबान चलने लगे हैं इसके। ये गलती तो करना भी मत। मेरे पास तुम सबके खिलाफ सबूत है। जो इतने दिनों से आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया, वो सब मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है और सुखिया चाचा को भेज भी दिया है। और एक बार दहेज लेने के अपराध में पकड़े जाने पर आप लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। मीरा की ये बात सुनते ही सबके होश उड़ गए। कमला और धनीराम एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और विक्रम भी डर गया, क्योंकि उसे पता था कि दहेज का केस बहुत बड़ा अपराध है। वो लोग मीरा से कुछ बोलते उससे पहले ही सुखिया और रामदयाल वहां आ जाते हैं। मीरा बेटी, तुम कैसी हो? बेटा, तुम इतने दिनों से इन लोगों के जुल्म सह रही हो और अपने पिता को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमने इनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। हाँ बेटी, बस पुलिस किसी भी समय यहाँ पहुँचती ही होगी। ये सब सुन धनीराम और कमला अपने घुटनों पर बैठ माफी मांगने लगते हैं। अब उन लोगों को समझ आ चुका था कि उनकी चालें उलटी पड़ चुकी हैं। रामदयाल जी, कृपया कर आप पुलिस को न बुलाएं। हम लोग बैठ के बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। मीरा बेटी को कोई गलतफहमी हुई है। हाँ समधी जी, मीरा को तो हम अपनी बेटी की तरह रखते हैं। कमला जी, अब आप लोग ये सब न बोले तो अच्छा होगा।
मैंने सारी रिकॉर्डिंग देख ली है कि कैसे आप लोग मेरी बेटी को अपने घर की नौकरानी बनाकर रखते हैं। आप लोग समझ भी नहीं सकते कि एक बाप अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपना सब कुछ बेच देता है, और आप जैसे लालची लोग उनकी बेटियों के साथ ये सब करते हैं। आप लोगों को इतनी हिम्मत कैसे मिलती है? शायद इसीलिए भगवान ने आपको बेटी नहीं दी। रामदयाल जी, हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी लालच में इतने अंधे हो गए थे कि सच में यह नहीं समझ पाए कि कोई पिता अपनी बेटी को कितने अरमानों से ससुराल भेजता है। आप हमें एक मौका और दीजिए, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। धनीराम जी, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी बेटी के सभी आंसू की कीमत तो आप लोगों को चुकानी ही होगी। चलो बेटा, अपने घर चले। बहू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मीरा ने शांत होकर जवाब दिया। गलती तब होती है जब इंसान अनजान हो। आपने तो सब जानकर किया। विक्रम भी मीरा से माफी मांगने लगता है। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे बदलने का एक मौका दो। अगर तुम सच में एक अच्छा जीवन चाहते हो तो शराब छोड़ो, मेहनत करो और मुझे इज्जत दो, वरना मैं अपने भविष्य को बर्बाद नहीं करूंगी। और जिस दिन तुम बदल जाओगे उस दिन मुझे लेने मेरे पिता के घर आ जाना। विक्रम पहली बार मीरा की आंखों में सच्ची शक्ति देख पाया। वह चुप हो गया और सिर झुका लिया। और हाँ, इस बार मैं आप लोगों को माफ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग कभी किसी लड़की को कमजोर मत समझना। अगर कोई लड़की चुपचाप ससुराल वालों के गलत व्यवहार को सहती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कमजोर है, बस अपने मां बाप के लिए वो चुप रहती है। चलिए पिताजी। इस तरह मीरा ने अपने ससुराल वालों सबक सिखाया। कुछ समय बाद विक्रम अपनी सारी गलत आदतों को छोड़ देता है और मीरा को उसके घर से लेकर अपने घर आ जाता है। अब मीरा उसी घर में, उसी परिवार में डरी हुई बहू नहीं, बल्कि सम्मान से जीने वाली, शिक्षित और आत्मनिर्भर मीरा बनकर रहने लगी। गांव की औरतें भी मीरा से प्रेरित होकर अपने हकों के लिए खड़ी होने लगीं। सुबह का समय पंछियों की हल्की चहचहाट के बीच एक झोपड़ी का दरवाजा खुला था। अंदर सीताराम अपने बिस्तर से उठता है। सामने कोने में दो जवान बेटियां मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही थी। पिंकी रिंकी कुछ बना कि नहीं? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। बाबा चाय चढ़ा दी है, रात की थोड़ी सी सूखी रोटी भी है, गरम कर देती हूँ। हाँ, और खेतों में जाना भी है ना बाबा, आज सिंचाई जो करनी थी। हाँ बेटा, खेत ही तो है जो 2 वक्त की रोटी दिलाते हैं, वरना इस दुनिया में हमारा कौन। दोपहर का समय था। खेत में सीताराम और उसकी बेटियां काम कर रहे थे। गर्मी का मौसम और धूप तेज, तीनों कड़कती धूप में काम में जुटे थे। यह मिट्टी भी अब फल नहीं देती। बीज डालता हूँ तो सोचता हूँ, क्या यह बेटियों के हाथ पीले कर पाएगी? बाबा आप चिंता मत करो, हम मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ जरिया निकल ही आएगा। हाँ, और हमें कोई राजकुमार से तो शादी नहीं करनी, एक अच्छा इंसान मिल जाए जो मेहनती हो, बस वही काफी है। बेटी, तुम दोनों ही तो मेरी जिंदगी हो। काश तुम्हारी अम्मा होती तो कुछ सलाह देती। मैं तो बस डरता हूं समाज से और यहाँ के लोगों से। शाम का समय सीताराम घर से निकलकर गांव के पुजारी से मिलते हैं। पुजारी जी चौपाल पर बैठे थे। सीताराम पास आकर धीरे से बात करता है। पंडित जी, आप तो सब जानते हैं, मेरी बेटियां अब शादी लायक हैं। कोई अच्छा लड़का दिखे तो जरा मेरी ओर भी ध्यान दीजिएगा। सीताराम, जमाना बदल गया है। अब लोग दहेज देखते हैं, जमीन जायदाद पूछते हैं। तुम्हारे पास है क्या? पंडित जी, मेरे पास तो बस 2 बीघा जमीन है और मेरी 2 बेटी जो मेरे लिए अनमोल रत्न है।
अच्छा ठीक, देखता हूं। एक दो परिवार हैं जो सीधे साधे हैं, बात करूंगा उनसे। लेकिन क्या पंडित जी? तुम्हें दहेज की बात सोचनी पड़ेगी सीताराम, यह समाज का चलन है। पंडित जी, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस अपनी बेटियां ही हैं। रात का समय दोनों बहनें एक कोने में बैठी थीं, जहां टूटी दीवार से चांद की रोशनी छन कर आ रही थी। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर रोती हैं। दीदी बाबा रोज रोते हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। साहूकार का कर्ज और हमारी शादी की फिक्र दोनों उनको खाए जा रही है। रिंकी, मैंने तय कर लिया है, मैं शहर जाऊंगी नौकरी ढूंढने, कुछ भी करूंगी, पर बाबा को इतना परेशान नहीं देख सकती। हाँ, और मैं यहीं रहकर खेत संभालूंगी। जब तक तू पैसे भेजेगी मैं घर संभाल लूंगी। हम एक दिन बाबा का सपना पूरा करेंगे रिंकी। अगली सुबह सीताराम अकेला खेत पर काम कर रहा था। दोपहर का समय हो चुका था, गर्मी तेज थी। खेतों से कुछ दूरी पर एक नहर था और एक पुराना पीपल का पेड़ था। वहीं पेड़ नीचे सीताराम अकेला बैठा गया, लेकिन आज सीताराम की आंखों में बेबसी थी। बेचारा बहुत ही लाचार और हारा हुआ लग रहा था। क्या मैं अच्छा बाप नहीं हूं? दो बेटियां जवान हैं और मेरे पास ना देने को दहेज है, ना ही कोई रिश्तेदार, और ना ही पैस कमाने का कोई दूसरा साधन, और ऊपर से सेठ का कर्ज भी बाकी है। वह थोड़ा रुकता है, फिर नहर की ओर देखता है। क्यों जी रहा हूं मैं, और किसके लिए? मैं तो बोझ बन गया हूं पिंकी और रिंकी पर। मेरा तो मर जाना ही बेहतर है। सीताराम धीरे धीरे नहर की ओर बढ़ता है। उसकी चाल लड़खड़ाती है। माफ करना बेटियों, तुम्हारा बाबा हार गया। वह जोर का छलांग लगाता है। कुछ ही क्षण में सन्नाटा, हवा थम सी जाती है। उसी समय रास्ते से एक मछुआरा हरी वहां मछली पकड़ने के लिए आता है। तभी उसकी नजर नहर में सीताराम की ओर जाती है। अरे बाप रे, ये तो सीताराम है। हरी जल्दी से टोकरी फेंककर किसी तरह सीताराम को नहर से निकलता है। हे भगवान, इसकी तो धड़कन रुक चुकी है, यह तो मर गया। हरी जल्दी से चिल्लाता हुआ गांव की ओर भागता है। गांव वालों, अरे कोई है, सीताराम ने खुदकुशी कर ली है। कुछ देर बाद सीताराम के घर गांव वाले इकट्ठा हो गए। सीताराम का मृतक शरीर एक चादर में लिपटा हुआ पड़ा था। पिंकी और रिंकी उसके पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थीं। गांव की कुछ औरतें उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थीं। हम वादा करके गए थे कि सब संभाल लेंगे, फिर क्यों छोड़ गए हमें? बाबा, तुमने ऐसा क्यों किया? हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? हाय सीताराम, तो बहुत सीधा आदमी था, बेटियों की चिंता खा गई उसे। हाँ, आजकल दहेज के डर ने न जाने कितने बापों को निगल लिया है। रात का समय, झोपड़ी में काफी अंधेरा था। पास में एक दीपक जल रहा था। दोनों बहनों के सामने सूखी रोटी रखी थी। अब तू ही है मेरा सहारा रिंकी। हाँ, और तू मेरा। अब बाबा की चिता के साथ हमारा डर जल चुका है। अब सिर्फ एक मकसद है, अपने पैरों पर खड़ा होना। हाँ, हम बाबा के सपने को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अब जो होगा हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। एक महीने बाद टूटी हुई झोपड़ी के अंदर पिंकी और रिंकी चुपचाप बैठी थी। रिंकी, 1 महीना हो गया बाबा को गए। अब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया हो। हाँ दीदी, ना कोई काम मिला, ना कोई सहारा। बस यही जमीन और झोपड़ी बची है, जिसे अब बचा पाए या नहीं पता नहीं। तभी बाहर से एक भारी आवाज आती है। पिंकी, रिंकी, ओ दोनों बहनों, बाहर आओ। पिंकी और रिंकी जल्दी से बाहर आती हैं। सामने लंबा चौड़ा मोटा ताजा सेठ सोहन लाल खड़ा था। पीछे उसका नौकर लाठी थामे हुए था।
सोहनलाल की आंखों में लालच और चालाकी साफ झलक रही थी। सेठ जी, प्रणाम। प्रणाम नमस्ते बाद में करना। तुम्हारे बाप सीताराम ने अपनी औरत की बीमारी के इलाज के लिए मुझसे कर्ज लिया था। अब वो मर गया तो कर्ज तुम दोनों को चुकाना होगा। सेठ जी, अभी तो हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं है। आप थोड़ा समय दे दीजिए। समय? ये मेरी रकम है, कोई दया नहीं है। अगर हफ्ते भर में पैसे नहीं दिए तो ये जमीन और झोपड़ी मेरी हो जाएगी। दस्तखत करवाने की जरूरत नहीं, सब पहले से लिखा जा चुका है। सेठ जी, यह जमीन बाबा की जान थी, कम से कम कुछ तो रहम कीजिए। रहम अब मैं नहीं करता। 7 दिन है तुम्हारे पास, या पैसे दो या अपना घर खाली करो। सेठ घमंडी अंदाज में वहां से चला जाता है। दोनों बहनें अवाक खड़ी रह जाती हैं। रात का समय झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। दोनों बहनें चुपचाप बैठी थीं। एक कोने में थोड़ा चावल रोटी रखी थी, पर किसी को भूख नहीं थी। गीता बाबा की छोड़ी जमीन भी अब हमारी नहीं रहेगी। हाँ, बचपन इसी मिट्टी में बीता और अब यहीं छीन ली जाएगी। इस समाज में गरीब होना पाप है दीदी। कुछ करना होगा गीता, कहीं काम मिल जाए तो शायद कुछ उम्मीद जगे। कल ही मैं कहीं मजदूरी जाऊंगी। अब चाहे नौकरानी बनूं या बर्तन मांजूं, पर कुछ तो करूंगी। इसके बाद रिंकी घर का काम करती और पिंकी गांव में ही अमीर लोगों के यहाँ काम करने लगी। इस तरह पूरा हफ्ता बीत गया। 7 दिन बाद सेठ सोहनलाल फिर आया। इस बार उसके साथ 2 आदमी और थे, एक नौकर और एक पटवारी। पिंकी काम करने गई हुई थी, जिस वजह से रिंकी अकेली थी। ए लड़की, तुम्हारा समय पूरा हुआ। कहाँ है मेरे पैसे? सेठ जी, मेरी बहन काम करने गई है, कुछ पैसे लाती होगी। बकवास बंद कर। अब यह जमीन और झोपड़ी मेरी है। पटवारी जी, कागज तैयार है? हाँ सेठ जी, सब लिखा पड़ा है। सेठ जी, मेरी बहन को तो आने दीजिए। चलो हटो लड़की, यह जगह अब मेरी है। तुम खुद अपना सामान लेकर निकल जाओ, वरना बेमतलब के मुझे फेंकने पड़ेंगे और वो अच्छा नहीं लगेगा। रिंकी झोपड़ी से कुछ सामान लेकर चुपचाप निकलकर बाहर बैठ जाती है और सेठ झोपड़ी में बड़ा तला लगाकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में पिंकी भी काम से लौट आती है और सामने जमीन पर बैठी रिंकी को देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ रिंकी, तू ऐसे बाहर क्यों बैठी है? क्या हुआ बहन, कुछ तो बोल। दीदी, सेठ आया था और उसने हमारी जमीन, हमारा घर सब छीन लिया दीदी। हे भगवान, अब हम क्या करें? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं दीदी। अब हम झुकेंगे नहीं। अब बारी हमारी है समाज को जवाब देने की। चलो रिंकी, अब इस गांव में हमारा कुछ नहीं बचा, बस यादें हैं और दर्द। हाँ दीदी, लेकिन जब तक हम साथ हैं, हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। पिंकी और रिंकी अपनी झोपड़ी को आखिरी बार पलट कर देखती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, हाथों में एक छोटी पोटली और एक दूसरे का सहारा था। दोनों बहनें जंगल की ओर बढ़ जाती हैं। उनके पांव कांप रहे थे, पर उनका हौसला उन्हें थामे हुए था। दोपहर का समय, सूरज सिर पर था। पसीने से लथपथ पहने एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठती हैं। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी सामने से आता है और उनको देखकर रुक जाता है। दोनों बहनें थोड़ा घबरा जाती हैं, लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में अपनापन था। अरे बेटियां, कहाँ जा रही हो इस तपती दोपहर में? चेहरे से तो लग रहा है कोई भारी दुख लेकर निकली हो। दोनों बहनें उस आदमी के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। घबराओ मत बेटा, मैं तो तुम्हारे बाप जैसा हूं। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। बाबा, हम अपना घर खो बैठे हैं। हमारे पिता की मौत के बाद गांव का सेठ हमारी जमीन और झोपड़ी दोनों छीन ली। अब हमारे पास ना पैसा है ना कोई ठिकाना, बस पेट भरने और इज्जत बचाने की कोशिश में निकले। हाय राम, कैसा जमाना आ गया है। बेटियों को यूं दर दर भटकना पड़ रहा है। बेटा, मेरा घर यही पास में है। तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। मेरे घर में बस मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। लेकिन बाबा, हम किसी पर बोझ नहीं बनाना चाहते।
हम कुछ काम करके इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। हाँ हाँ, काम भी कर लेना। पहले सर पर कोई छत जरूरी है बेटा, वरना इस कलयुग में दरिंदों की कमी नहीं जो तुम जैसी मासूम को नोचने की तलाश में फिरते हैं। हाँ बाबा, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बाबा, हम आपके साथ चलते हैं, बस आप हमें कुछ काम दिला दीजिए। हाँ बेटा, बस मेहनत से मत डरना। बिल्कुल नहीं, हमने तो खेतों में भी काम किया है, चूल्हा भी जलाया है और बर्तन भी मांजे हैं। इसके बाद दोनों बहनें बूढ़े आदमी के छोटे से घर में पहुंचते हैं। सामने उनकी पत्नी आंगन में बैठ उनका इंतजार कर रही थी। अजी, इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? और ये दोनों कौन है आपके साथ? सुमित्रा, अंदर चलो, सब बताता हूँ। सुमित्रा उन्हें भीतर ले जाती है। एक साधारण सा घर, लेकिन अपनापन भरा हुआ। बूढ़ा आदमी, जिसका नाम हरदेव था, गांव का रिटायर्ड मास्टर थे। उनकी पत्नी सुमित्रा ने दोनों बहनों को पानी दिया, खाना परोसा। महीनों बाद पेट भर खाना खाकर दोनों की आंखें भर आईं। बाबा, आपने कहा था कि हमें काम दिलाएंगे। हाँ बेटा, उसी के बारे की सोच रहा हूँ। बेटी, मैं अब रिटायर हो गया हूँ, लेकिन घर पर मन नहीं लगता, इसलिए गांव के साहूकार के पास मुंशी का काम करता हूँ। अगर तुम कुछ पढ़ी लिखी हो तो मेरे साथ चलो, वहां एक कर्मचारी की जरूरत है। बाबा, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस 8वीं तक पढ़ी हूँ, लेकिन रिंकी पढ़ाई में बहुत तेज है। उसने 12वीं तक पढ़ाई की है और हिसाब किताब की बहुत तेज भी है। आप उसे वहाँ नौकरी पर रखवा दीजिए और मेरे लिए कोई और काम देख लीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि रिंकी इतनी होशियार है। मैं आज ही रिंकी को लेकर साहूकार के पास जाता हूँ। हरदेव रिंकी को लेकर साहूकार के पास जाते हैं। सेठ जी, ये रिंकी है, मेरे भाई की बेटी, बड़ी होशियार है। आप बोल रहे थे ना कि एक कर्मचारी की जरूरत है, अगर आप इसे काम पर रख लेते तो बड़ी मेहरबानी होती। हाँ मुनीम जी, आप बोल रहे हैं कि होशियार है तो काम पर रख लीजिए और सारा काम समझा दीजिए। मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरदेव जी रिंकी को सारा काम समझा देते हैं। रिंकी नौकरी पाकर बड़ी खुश होती है। इधर पिंकी को काकी गांव की औरतों के पास ले जाती हैं, जो पापड़ बनाने का काम करती हैं। बेटा, ये औरतें घर पर ही मिलकर पापड़ बनाती हैं और बाजार में बेचती हैं। तू भी सीख ले, अगर तुझे इन सब कामों में मन लगता है तो। हाँ अम्मा, मुझे तो इन सब कामों में ही मन लगता है, मैं जरूर सीखूंगी। पिंकी औरतों के साथ मिलकर पापड़ बनाना सीखने लगती हैं। शाम को दोनों बहनें एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। दीदी, मुझे काम मिल गया और सारा काम भी काका ने बहुत अच्छे से समझा दिया। रिंकी, मुझे भी काकी ने गांव की औरतों के साथ पापड़ बनाने के काम में लगवा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, अब हम दोनों बाबा की जमीन भी छुड़वा लेंगे। हाँ रिंकी, और ये सब सिर्फ काका और काकी की वजह से हुआ है। हम दोनों आपका ये आभार कभी नहीं भूल सकते काका। हमें नए जीवन के साथ साथ माँ बाप भी मिल गए। बेटा, अभी तो तुम दोनों को बहुत आगे जाना है, बस दोनों बहुत मेहनत करो। अब दोनों बहनें काम पर जाने लगी और बहुत मेहनत करने लगी। पिंकी अब बहुत अच्छे पापड़ बनाने लगी और रिंकी के काम से सेठ भी बहुत खुश था। और एक दिन, सुनिए जी, मुझे ये रिंकी बहुत पसंद है। हाँ, लड़की तो बहुत होशियार है। मेरे मन में एक बात है। कैसी बात? मुझे ये लड़की अपने रमन के लिए बहुत सही लग रही है। सुंदर, सुशील और संस्कारी भी है। हाँ, और होशियार भी। तुमने ये बिल्कुल सही सोचा है। मैं कल ही मुंशी जी से इस बारे में बात करता हूँ। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया? मुंशी जी, आपसे रिंकी के बारे में कुछ बात करनी है। क्या हुआ सेठ जी, उससे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, दरअसल आपको कोई एतराज ना हो तो हम अपने बेटे रमन की शादी रिंकी से करना चाहते हैं। हाँ मुंशी जी, आप जल्द ही उसके माँ बाप को बुलाइए, हमें उनसे भी मिलना है। मालकिन, दरअसल उसके माता पिता का निधन हो चुका है, बस एक बड़ी बहन है और ये दोनों मेरे भाई की बेटी नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ सेठ जी, दरअसल ये दोनों बहनें अनाथ हैं और मुझे ये दोनों जंगल में मिले थे, तो मैं उनको अपने साथ घर ले आया और मैं ही अब उनका सब कुछ हूँ। अच्छा,
ये तो बहुत बुरा हुआ, पर कोई बात नहीं, अब आप ही उनके सब कुछ हो तो फिर आप ही रिश्ता तय करो। हाँ मालकिन, रमन बाबू जैसा लड़का रिंकी को मिल जाए, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं। लेकिन क्या मुंशी जी, अब क्या परेशानी है? सेठ जी, रिंकी और पिंकी 2 बहनें हैं और रिंकी पिंकी से छोटी है, और छोटी बहन की शादी पहले हो जाए तो समाज पिंकी में कमियां देखने लगेगा, जबकि वो तो और भी होशियार और सुशील है। अगर आप कुछ दिन रुक जाएं और पिंकी की शादी पहले करने दें तो आप लोगों की बड़ी कृपा होगी। हाँ मुंशी जी, आप तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो रमन की शादी जल्द से जल्द करनी है। आप एक बार सोचिए जरा। ठीक है सेठ जी, मैं आज घर पर बात करता हूँ। हरदेव घर पहुंचते हैं। वो बहुत खुश थे और थोड़ा परेशान भी। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ सुमित्रा, थोड़ी उलझन में हूँ। कैसी उलझन में काका? बेटा, दरअसल सेठ जी और मालकिन को रिंकी बहुत पसंद है और वो अपने इकलौते बेटे से रिंकी की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं काका? ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें क्या परेशानी है बाबा? हाँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर आप परेशान क्यों हैं? परेशानी की ये बात है कि पिंकी, तेरी शादी से पहले भला मैं रिंकी की शादी कैसे कर सकता हूँ? रिंकी को इतना अच्छा परिवार मिल रहा, वो हमेशा खुश रहेगी। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं। आप शादी के लिए हाँ बोल दीजिए। बेटा, अभी तू नहीं समझती, ये समाज बहुत जालिम है। छोटी बहन की शादी पहले हो गई तो लोग तुझमें कोई न कोई कमी ढूंढने लगेंगे। बाबा कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बाबा, बिल्कुल ठीक बोल रहे। और सुन दीदी, तेरी शादी से पहले मैं शादी नहीं करूंगी। तुम सब चुप हो जाओ। और हाँ, पिंकी की शादी पहले होगी। मैंने तो पिंकी के लिए बहुत पहले ही एक लड़का पसंद कर लिया है। सुमित्रा, ये तुम क्या बोल रही हो? कौन है वो लड़का? हमारा बेटा अमित। भला पिंकी से अच्छी बहू हमें मिल सकती है क्या? मैंने तो पिंकी को कब की अपनी बहू स्वीकार कर लिया है, बस आपसे बात करने का मौका नहीं मिला। सुमित्रा, ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं कल ही अमित को फोन करके बुलाता हूँ और सेठ जी को भी रिंकी की शादी के लिए हाँ कर देता हूँ। बाबा, आपका बेटा? हाँ बेटी, हमारा एक बेटा है जो शहर में नौकरी करता है। अब दोनों बहनों की शादी एक ही मंडप में होगी। रिंकी और पिंकी दोनों बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की शादी हो जाती है, पिंकी की अमित से और रिंकी की रमन से। रिंकी का पति रमन शहर में एक बड़ा वकील था। एक दिन रिंकी उसे अपने पिता की जमीन और घर के सारे कागजात दिखाती हैं। रमन कागजात देखते ही समझ जाता है कि गांव के साहूकार ने उनके साथ धोखा किया है, और दूसरे ही दिन दोनों बहनें अपने अपने पति के साथ अपने गांव जाती हैं। रिंकी और पिंकी को ऐसे बड़े बड़े गाड़ियों से उतरता देख गांव वाले हैरान हो जाते हैं। वो लोग साहूकार के पास जाते हैं। सुन साहूकार, तुमने जो धोखा इन दोनों बहनों के साथ किया है उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। ये तुम क्या बोल रहे हो? जो बोल रहे बिल्कुल सच है और वो तुझे भी पता है। इससे पहले कि हम पुलिस को बुलाएं, तू जमीन और घर की कागजात हमें दे दे। साहूकार समझ जाता है कि अब उसकी धोखाधड़ी सामने आ गई है। वो चुपचाप घर के सारे कागजात उन्हें दे देता है। रिंकी और पिंकी अपने झोपड़ी में पहुंचते आज दोनों की आंखों में आंसू नहीं बल्कि अभिमान था। दीदी, आज बाबा बहुत खुश होंगे। हाँ रिंकी, आखिर हमने उनका अधूरा काम पूरा किया है। एक समय पहले की बात है। एक गांव में 2 सहेलियां रहती थीं, गौरी और सुषमा। सुषमा बहुत ही सुंदर थी, इस वजह से उसका विवाह एक अमीर घर में हो गया, और गौरी थोड़ी कम सुंदर थी और कम पढ़ी लिखी थी, इस वजह से उसका विवाह एक गरीब मजदूर के साथ हुआ। लाजो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारा घर गंदा पड़ा है और तुम यहाँ आंगन में झाड़ू भी नहीं लगा रही हो, बस इधर उधर टहल रही हो। अच्छे से झाड़ू करो, वरना कल को तुम्हारी जगह कोई और नौकरानी रख लूंगी। मालकिन, ऐसा जुल्म मत कीजिएगा। मैं यहाँ से सफाई करने के बाद सारा घर साफ कर दूंगी।
क्षमा कर दीजिए मालकिन। हाँ हाँ, आ ही बे ना अपनी औकात पर। तुम नौकरों के सिर पर अगर मैं ना रहूं तो तुम लोग तो सिर के ऊपर से ही गुजर जाओगे। ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। अभी के अभी ये काम खत्म करो और उसके बाद घर के अंदर से भी पूरी सफाई कर देना, समझी? एक पल की भी देर नहीं होनी चाहिए। जी मालकिन। सुषमा को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था और वो धनवान भी थी, इसलिए उसका घमंड और भी अलग स्तर पर था। इधर दूसरी तरफ गौरी की दीवारों से भी गरीबी झलक रही है। एक तरफ घमंडी और धनवान सहेली है और दूसरी तरफ गरीब लेकिन खुश स्वभाव और अच्छे आचरण वाली सहेली है। सुनिए जी, घर का सारा राशन कब का खत्म हो गया है और आज खाने के लिए बस एक ही रोटी बन पाई है। आपके लिए बना दी है, आप जल्दी से खा लें और अपने काम के लिए निकल जाएं। बाजार देर से पहुँचे तो आपको कोई काम नहीं मिल पाएगा। क्या सिर्फ एक रोटी? और वो रोटी भी अगर मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगी? अरे मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। नहीं गौरी, रोटी तुम खा लो, मैं बाजार में जो कुछ कमाऊंगा वहां से खा लूंगा। आशा है आज कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाएगा। इतना कहकर गौरी का पति बाजार की ओर निकल जाता है और गौरी आंखों में आंसू लिए उसे दूर तक देखती रहती है। हे ऊपर वाले, आज मेरा पति घर से कुछ खाए बिना ही चला गया है। बस इतनी कृपा कर देना कि आज मेरे पति को कुछ काम जरूर मिल जाए ताकि वो और मैं पेट भरकर खाना तो सके। गौरी और सुषमा दोनों के घर करीब करीब ही थे। यही वजह थी कि सुषमा जब कभी भी गौरी के घर के सामने से गुजरती तो उसका मजाक बनाना कभी नहीं भूलती। आज भी जब सुषमा गौरी के घर के पास से गुजरी तो उसने वही घमंड भरा व्यवहार दिखाया। अरे ये तो सुषमा आ रही है। आज भी लगता है आकर 4 बातें सुनाकर ही जाएगी, मगर घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं मेहमान नवाजी के लिए क्या पेश करूंगी? अरे कितनी गंदी जगह रहती हो तुम। तौबा तौबा, यहाँ आना भी किसी सजा से कम नहीं है। कैसे रह लेती हो तुम यहाँ? टूटी फूटी झोपड़ी और ऊपर से गाय के गोबर की बदबू। हाय राम, मैं तो एक पल भी यहाँ न रहूं। हाँ, ये बात तो सही है, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ तो बस हम गरीब ही रह सकते हैं। वैसे तुम खड़ी क्यों हो? आई हो तो आओ, बैठो। उफ गौरी, नहीं, यहाँ तो बदबू में सांस लेना भी मुश्किल है। कोई यहाँ बैठ सकता है क्या? वैसे हम दोनों एक साथ पले बढ़े थे और आज देखो, कहाँ तुम्हारा भाग्य और कहाँ मेरा। ये सब किस्मत का खेल है। अब ऊपर वाले ने मेरे भाग्य में जो भी लिखा है उसे काटना तो पड़ेगा ही। हाय राम, तुम तो शुरू से ही गंवार थी, तभी तो ये सब तुम्हारे साथ हुआ। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो, मैं यहाँ किसी काम से आई थी। वो ना, मैं माँ बनने वाली हूँ तो मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। क्या तुम मेरे घर में काम करोगी? मैं तुम्हें अच्छी पगार दूंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत बधाई हो सुषमा। तुम्हें अगर काम में मदद की जरूरत होगी तो मैं अपने पति से पूछकर तुम्हें बता दूंगी। एक तो तुम गरीब लोगों के नखरे ही बहुत होते हैं। तुम लोगों की जब कोई मदद करना चाहता है ना तो तुम लोग ज्यादा ही सर पर चढ़ जाते हो। खैर, अपने पति से पूछ लेना और फिर काम पर आ जाना। इतना कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है और गौरी उसे हसरत भरी निगाहों से देखती रहती है। शाम को जब गौरी का पति घर आता है तो गौरी अपने पति को बताती है, सुनिए जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आज मेरी सहेली सुषमा हमारे घर आई थी। अच्छा, कौन? वही तुम्हारी अमीर सहेली जो इस गांव के जमींदार की पत्नी है? तुम उसी की बात कर रही हो ना, जिसके आगे पूरा गांव सिर झुकाकर चलता है? हाँ वही। दरअसल बात यह है कि वो आज हमारे घर किसी काम से आई थी। क्या बात कर रही हो? हम जैसे गरीब लोगों के घर अमीरों को क्या काम पर जाना है? वो चाहती है कि मैं उसके घर काम करूं, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन। कह रही थी कि बहुत अच्छी पगार भी दूंगी। सुनिए ना जी, मैं क्या कहती हूँ, आप कहो तो मैं अगर अपनी सहेली के घर काम कर लूंगी तो आपके हाथ बटा लूंगी और कुछ पैसे आ जाएंगे घर में, तो हम भी अच्छा खाना खा सकेंगे। गौरी, अब तुम दूसरों के घरों में काम करोगी? क्या मैं सच में मर गया हूं? मेरे जीते जी तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो, वो सहेली हर पल तुम्हें नीचा दिखाती है, ताना मारती है, तुम्हारे दुख पर हंसती है। जरा सोचो, उसके घर में तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी। हर कदम पर अपमान, हर बात पर जिल्लत। मैं ये सहन नहीं कर सकता। नहीं जी, आप ऐसा मत सोचिए। मेरी सहेली ऐसी नहीं है। वो मेरी मदद करना चाहती है।
उसने खुद कहा है कि वो अच्छी पगार देगी। अगर मैं उसके घर काम कर लूंगी तो आपके हाथ भी बढ़ जाएंगे और घर की हालत भी थोड़ी संभल जाएगी। मैं किसी के आगे झुकने नहीं जा रही, बस अपने घर के लिए कर रही हूँ। ठीक है गौरी, अगर तुम्हारा मन यही कहता है तो मैं मना नहीं करूंगा। अगर वो सच में मदद करना चाहती है और तुम्हें सम्मान के साथ रखेगी तो तुम वहां काम कर सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, अपना मान सान सबसे ऊपर है। अगर जरा भी अपमान हुआ तो तुरंत वापस आ जाना। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी अपने अपने काम के लिए गौरी, निकले। मुझे तो अभी भी ये ठीक नहीं लग रहा कि तुम अपनी सहेली के घर नौकरानी बनकर जाओ। अरे आप बिना बहुत ज्यादा ही सोच रहे। ऐसा कुछ नहीं कि मैं उसकी मदद कर दूंगी तो नौकरानी बन जाऊंगी। देखो उसका घर आ भी गया, अब आप भी बाजार जाओ और ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है गौरी, लेकिन मेरी बात याद रखना, जरा भी अपमान लगे तो तुरंत घर चले जाना। हाँ हाँ, मुझे याद है। गौरी पहुंची और पहले ही दिन से सुषमा ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक करने लगी। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम था तुम्हारा पति जब अच्छी पगार की बात सुनेगा तो तुम्हें किसी के घर नौकरानी बनने से नहीं रोकेगा। मजाक कर रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है सुषमा, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तुम मुझे काम बता दो, क्या क्या काम करना है। सुषमा सारा दिन उससे काम करवाती रही। पूरा घर साफ करवाया, कपड़े साफ करवाया और फिर उस पर चिल्लाने लगी। तुम अभी तक बस आंगन की सफाई में ही लगी हो, घर के सारे कमरों की सफाई तो तुमने की ही नहीं है। देखो गौरी, तुम ये कान खोलकर सुन लो कि तुम यहाँ मेरी सहेली बनकर नहीं बल्कि नौकरानी बनकर आई हो, समझी? काम ढंग से और अच्छे से करो, वरना कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। सुषमा, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैंने तो पूरे घर की सफाई अच्छे से कर दी है और खाना भी बना दिया है। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो साफ साफ बता दो। यूं बिना बात के मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? वाह वाह, क्या बात है गौरी। एक तो मैंने तुम पर एहसान किया है, तुम्हें अपने घर में काम पर रखा है और ऊपर से तुम मुझे ही आंखें दिखा रही हो। जानती हो ना मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी वो सहेली नहीं हूँ, मैं इस गांव के जमींदार की पत्नी हूँ। इसलिए आइंदा से मुझसे जुबान मत लड़ाना, समझी? मैं माफी चाहती हूँ मालकिन, आज से मैं पूरा ख्याल रखूंगी। मुझे समझ आ गया है कि मैं यहाँ आपकी सहेली नहीं बल्कि नौकरानी हूँ। अब से कोई गलती नहीं होगी। हाँ हाँ ठीक है, समझ आ गया है तो अच्छा है। अच्छा सुनो, मैंने कुछ बचा हुआ खाना दरवाजे के बाहर रख दिया है, ले जाना, तुम्हारे और तुम्हारे पति के काम आ जाएगा। वो क्या है ना, हमारे घर में बासी खाना नहीं खाया जाता, फेंकने से बेहतर है तुम ले जाओ। गौरी को अपनी सहेली का ये बर्ताव देखकर बहुत दुख होता है। वो काम खत्म करके अपने घर को निकल जाती है। वो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, मुझे सुषमा के घर काम के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। उसने सचमुच मुझे नौकर ही समझा। अब मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगी, भले ही भूखे रह लूंगी, लेकिन अपना और अपने पति का अपमान कभी नहीं होने दूंगी। घर पहुंचते ही गौरी देखती है कि उसका पति चारपाई पर लेटा है और बुखार से उसका पूरा बदन तप रहा होता है। अरे, आपको तो बहुत बुखार है। हाँ गौरी, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा, बहुत कमजोरी भी लग रही है। हाँ वो तो लगेगी ही, कितने दिनों से आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए और दवाइयां भी लेकर आती हूँ। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लेगा हमारी। अब मैं क्या करूं? न खाने को घर में एक दाना है, न ही दवाइयों के लिए पैसे। सुषमा मुझे कुछ खाने को दे रही थी, मैं तो वो भी छोड़कर आ गई। कोई बात नहीं, मैं अभी उसके घर जाकर खाना ले आती हूँ और कुछ पैसे भी मांग लूंगी। गौरी जल्दी से सुषमा के घर पहुंचती है। अरे, तुम फिर से आ गई? हाँ मालकिन, दरअसल आपने कुछ खाना ले जाने को बोला था और मैं वो ले जाना भूल गई। क्या वो बासी खाना? वो तो बस अभी अभी मैंने गाय को डाल दिया। अब तुम जाओ यहाँ से और कल सुबह जल्दी आ जाना। मालकिन, अगर आज के काम के कुछ पैसे मिल जाते तो बहुत मेहरबानी होती। घर में आज चूल्हा जल जाता। आज के पगार? गौरी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? आज तो तुमने ठीक से काम ही नहीं किया।
सुषमा, दरअसल मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है। घर में ना कुछ खाने को है और ना ही उनकी दवाइयों के लिए पैसे। अगर तुम कुछ मदद कर देती तो। आ गई ना अपनी औकात पर। तुम गरीबों की यही परेशानी है, थोड़ी सी मदद कर दो तो सर पर चढ़ने लगते हैं। नहीं सुषमा, मैं सच बोल रही हूँ। सुषमा गौरी को खड़ी खोटी सुना ही रही थी कि उसका पति भी आ जाता है और पूरी बात सुन लेता है। गौरी, ये लो पैसे और जाओ अपने पति के लिए दवाइयाँ ले लो। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और सुषमा, मैं कल सुबह काम के लिए आ जाऊंगी। इतना बोलकर गौरी घर के लिए निकल जाती है और सुषमा गुस्से से अपने पति को बोलती है। ऐसा क्यों किया आपने? आप नहीं जानती उससे वो पैसे के लिए बहाने बना रही थी। आपने उसके सामने मेरा अपमान किया। अरे सुषमा, मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया, बल्कि उसके नज़रों में तुम्हारी इज्जत बढ़ा दी। देखो, अभी तुम इन गरीबों को अच्छी तरह से नहीं जानती। इन्हें अपना ज़मीर बहुत प्यारा होती है। देखना, अब इन थोड़े से पैसे के बदले वो हमेशा तुम्हारी जी हजूरी करेगी, समझी? अगली सुबह गौरी सुषमा के घर काम के लिए जाती है और सुषमा के घर का सारा काम करती और बदले में उसे सिर्फ कुछ बचा हुआ खाना मिलता। इसी तरह समय बीतता गया। सुषमा रोज उससे बहुत सारा काम करवाती, पूरे घर की सफाई, बर्तन, कपड़े, आंगन और रसोई का काम, और बदले में उसे बस बासी खाना मिलता और जिल्लत भरी बातें भी सुननी पड़ती। कभी कभी तो वो खाना भी नहीं देती और कहती, आज ज्यादा काम नहीं किया तुमने, खाना भी नहीं मिलेगा। गौरी सब कुछ चुपचाप सहती रहती, क्योंकि उसे अपने बीमार पति की चिंता थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन शाम को गौरी सुषमा के घर से काम खत्म करके वापस लौट रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो बहुत भारी सामान उठाकर चल रहा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो कई घंटों से भूखा है। गौरी तुरंत उसके पास गई। बाबा, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, क्या बात है? बूढ़े आदमी ने कमजोर आवाज में कहा। बेटी, सुबह से कुछ खाया नहीं है और ये सामान घर तक ले जाना है, लेकिन मुझसे अब चला नहीं जा रहा। गौरी को उस पर बहुत दया आई। उसने बूढ़े आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और अपने झोले से वो रोटी निकाली जो उसे सुषमा ने दी थी। बाबा, पहले आप ये खा लीजिए। बूढ़े आदमी ने रोटी खाई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तुम बहुत दयालु हो। आज के समय में कोई भी भूखे को खाना नहीं देता। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। बाबा, आपका सामान मुझे दे दीजिए, मैं इसे आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। वो सारा भारी सामान उठाकर बूढ़े आदमी के साथ उसके घर तक ले जाने लगी। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। बाबा, आपका घर कहाँ है? बेटी, जंगल के पास वाली नदी के किनारे मेरी झोपड़ी है। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बेटी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। उसने घर के अंदर जाकर एक छोटा सा संदूक लाकर गौरी को दिया। बेटी, ये तुम्हारे लिए है। गौरी घबरा गई। नहीं बाबा, मैंने तो बस इंसानियत के नाते मदद की है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। ये तुम्हारी भलाई का फल है, इसे स्वीकार करो। बूढ़े आदमी के बहुत बोलने पर गौरी ने संदूक ले लिया और घर को निकल गई। अरे गौरी, आज आने में बहुत देर लगा दी। और इसमें क्या है? और ये किसने दिया तुम्हें? हाँ हाँ, सब बताती हूँ। गौरी अपने पति को रास्ते की सारी बात बताती है। अच्छा गौरी, अब इसे खोल कर तो देखो, आखिर इसमें है क्या? गौरी ने संदूक खोला तो उसके अंदर सोने और चांदी के सिक्के थे। गौरी और उसका पति ये देखकर हैरान रह गए। गौरी, ये सब तुम्हारी अच्छाई का फल है। धीरे धीरे उन्होंने उस धन से अपना घर ठीक कर लिया, पति का इलाज करवाया और छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उनकी जिंदगी बदल गई। अब उनका घर भी अच्छा हो गया और खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। गौरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी हमारी जिंदगी भी ऐसी होगी। हाँ जी, बस सब उस बाबा की मेहरबानी है।
गौरी के अमीर होने की बात सुषमा तक भी पहुंच जाती है। ये कैसे हो सकता है? जो कल तक मेरे घर में नौकरानी थी, आज इतना अमीर कैसे हो गई? सुषमा तुरंत गौरी के घर पहुंची। सिर्फ कहने को अमीर हुई है, लेकिन हरकतों से तो गवार ही रहेगी। अरे सुषमा, तुम यहाँ आओ, अंदर चलो। अभी नहीं, बस ये बताओ गौरी, ये सब कैसे हुआ? गौरी ने सादगी से सारी बात बता दी, उस बूढ़िया आदमी की मदद और उसके दिए हुए संदूक की कहानी। ये सुनकर सुषमा के मन में लालच आ गया। अगले ही दिन वो अपने पति के साथ उसी रास्ते पर गई जहां गौरी को बूढ़ा आदमी मिला था। थोड़ी देर बाद उन्हें वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, लेकिन इस बार सुषमा ने सिर्फ लालच में उसकी मदद की। वो बार बार पूछने लगी, बाबा, बदले में हमें क्या मिलेगा? बूढ़ा आदमी सब समझ गया। उसने उन्हें एक थैला दिया। सुषमा खुशी खुशी घर आई और जैसे ही थैला खोला, उसमें से एक जहरीला सांप निकला। सुषमा डरकर चिल्लाने लगी। नौकरों ने जल्दी से सांप को भगाया। सुषमा, उस बाबा ने हमें बेवकूफ बनाया। मैंने अभी उसको उसकी सजा दूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। लेकिन क्यों? अभी हमारी जान भी जा सकती थी। शायद बाबा भी हमारी लालच को जान गए थे, इसलिए उन्होंने हमें ये सबक सिखाया। मुझे समझ आ गया कि मैंने अपनी ही सहेली के साथ कितना गलत किया, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देखता है। सुषमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। असली सुख धन या सुंदरता से नहीं मिलता, अच्छे कर्म और दयालुता ही इंसान की किस्मत बदलते हैं।